अचानक आप पेट्रोल पंप पर जाएं और पता चले कि पेट्रोल पे 180 या 200 रुपए लीटर हो गया है, तो शायद सबसे पहला सवाल आपके मन में आएगा कि आखिर ये हुआ कैसे। सच ये है कि भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदते हैं, उनके लिए दुनिया के किसी भी बड़े युद्ध का असर सीधे आम लोगों की जेब तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि जब 2026 में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा और हॉर्मूज को लेकर चिंताएं सामने आई, तो पूरी दुनिया की नजरें तेल बाजार पर टिक गई। हॉर्मूज वो समुद्री रास्ता था जहां से दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर इस रास्ते में कोई रुकावट आती है तो वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है और कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। लेकिन इस बार भारत पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तैयार नजर आया। दरअसल कुछ साल पहले तक भारत की स्थिति बिल्कुल अलग थी। 2021-22 तक भारत का ज्यादातर तेल इराक, सऊदी अरब, यूएई और दूसरी खाड़ी देशों से आता था। उस समय रूस का योगदान बहुत छोटा था, लगभग 1, 2 या 3% के आसपास। लेकिन 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद वैश्विक तेल व्यापार का नक्शा बदल गया। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण रूस ने एशियाई देशों को रियायती दरों पर तेल बेचना शुरू कर दिया और भारत ने इस अवसर का फायदा उठाया। धीरे धीरे भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू किया और कुछ ही सालों में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। 2024-25 तक भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 36% के आसपास का हिस्सा रूस से आने लगा, जबकि इराक करीब 19 से 20% और सऊदी अरब लगभग 13 से 14% हिस्सेदारी के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर बना रहा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि भारत की मिडिल ईस्ट पर निर्भरता पहले की तुलना में काफी कम हो गई। लेकिन भारत की रणनीति सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रही। ईरान संकट और मिडिल ईस्ट में बढ़ती अनिश्चितताओं को देखते हुए भारतीय रिफाइनरियों में यूएई, अमेरिका, ब्राजील और पश्चिम अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में तेल खरीद बढ़ानी शुरू कर दी। इसका उद्देश्य साफ था, अगर किसी एक क्षेत्र में युद्ध या सप्लाई की समस्या हो जाए तो भारत के पास दूसरे विकल्प मौजूद रहे। आसान शब्दों में कहें तो भारत अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक देश या एक क्षेत्र पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहना चाहता था। सिर्फ तेल के स्रोत बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं था। भारत ने यह भी समझा कि अगर देश के अंदर तेल की खपत कम की जाए तो आयात पर निर्भरता अपने आप घट जाएगी। इसी सोच के तहत इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया गया। आपने पेट्रोल पंप पर E20 का बोर्ड जरूर देखा होगा। इसका मतलब है कि उस पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया गया है। 2014 में पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा केवल 1.5% के आसपास थी, लेकिन सरकार की नीतियों और लगातार प्रयासों के कारण भारत ने 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे दो बड़े फायदे हुए। पहला, पेट्रोल बनाने के लिए कम कच्चे तेल की जरूरतें पड़ने लगी, जिससे आयात बिल में कमी आई। दूसरा, गन्ने और अन्य फसलों से इथेनॉल बनाने के कारण किसानों को भी अतिरिक्त आय का स्रोत मिला, यानी ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ फायदा हुआ। इसी के साथ भारत एक और बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी। सरकार का मानना है कि अगर आने वाले सालों में करोड़ों दोपहिया वाहन, ऑटो, कारें और बसें बिजली से चलने लगे तो पेट्रोल और डीजल की मांग में बड़ी कमी आ सकती है। यही कारण है कि देश भर में चार्जिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, बैटरी निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है और ईवी खरीदने पर विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। आज ईवी को सिर्फ पर्यावरण के नजरिए से नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा से भी जोड़ा जा रहा है। जितना कम पेट्रोल और डीजल जलेगा, उतना कम तेल आयात करना पड़ेगा। इसके अलावा भारत अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को भी लगातार बढ़ा रहा है। इसे आप देश का आपातकालीन तेल भंडार समझ सकते हैं। जैसे घरों में लोग मुश्किल समय के लिए राशन जमा करके रखते हैं, वैसे ही भारत में भी बड़े भूमिगत भंडारों में तेल स्टोर करा जा रहा है, ताकि किसी वैश्विक संकट या युद्ध की स्थिति में देश की ऊर्जा जरूरतें प्रभावित ना हो। सरकार यूएई समेत कई साझेदार देशों के साथ मिलकर इन भंडारण सुविधाओं को और ज्यादा मजबूत करने पर काम भी कर रही है। तो अगर मोटा मोटा समझे और पूरी तस्वीर को ध्यान से देखें तो आज भारत की ऊर्जा सुरक्षा 4 बड़े पिलर्स पर खड़ी है। पहला, तेल खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा देशों और क्षेत्रों के विकल्प तैयार करना। दूसरा, रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाना। तीसरा, इथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए पेट्रोल में आयातित तेल की जरूरत कम करना। और चौथा, इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़ना। यही वजह है कि 2026 के ईरान संकट के दौरान भी भारत ने घबराने के बजाय पहले से बनाई गई रणनीतियों पर भरोसा किया। कुल मिलाकर अगर समझे तो ईरान अमेरिका तनाव ने भारत को सिखा दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ तेल खरीदने का सवाल नहीं है, बल्कि ये एक लंबी रणनीति का हिस्सा है। आज भारत सिर्फ सस्ता तेल खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि ऐसा सिस्टम बना रहा है जो दुनिया के किसी भी बड़े संकट के दौरान देश की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रख सके। और यही भारत की नई एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी ताकत है।
तो ये थी स्ट्रेटेजी जो कि भारत सरकार ने अपनाई है। इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स, खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।